मेरा अंतिम पड़ाव। और अंतिम पड़ाव इसलिए क्योंकि सबसे आप रहेंगे तो अच्छा लगेगा चंद्रभूषण भाई साहब, आप रहिएगा थोड़ी देर, अगर समय हो तो रहिएगा। अब एक साहब का भी इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अगर आप जाना होगा तो निकल जाइएगा, तब तक थोड़ी देर मेरा ये अंतिम पड़ाव है। आज सुबह से हम लोग 10 बजे से इस चर्चा को शुरू किए और 11 अलग अलग विषयों पे बात होती आई है। इससे पहले राम टेम्पल ट्रस्टीज कैन वी ट्रस्ट, वो था, इंगेजिंग था, सबको सुनना चाह रहे थे क्या है। अब हम अंतिम पड़ाव पे हैं जिसका जिसका विषय है डेमोक्रेसी मीन्स विनिंग इलेक्शंस ओनली। कहना ये चाहते हैं कि जो आज लोकतंत्र की परिभाषा हो गई है, और मेरे साथ अभी 2 गेस्ट और जुड़ेंगे। मेरे साथ ऑलरेडी संदीप पांडे भाई साहब, सुभाषनी अली जी जुड़ गई हैं, डॉक्टर संदीप पांडे जुड़ गए हैं, 2 गेस्ट अभी और आने हैं, उन लोग भी आएंगे। सुभाषनी जी, मैं आपसे के पास ही सबसे पहले आ जा रहा हूं। आज की तारीख में क्या हो गया है कि हम लोगों जो एक नई जनरेशन है उसको लगता है कि ये सारा कुछ लोकतंत्र जो है ये चुनाव जीतना है, चुनावी राजनीति है। और जब आप कम्युनिस्ट पार्टी से आती हैं, आप लोगों में चुनाव से ज्यादा आप मजदूर किसान की बात करती रहती थी। आपकी पूरे आंदोलन ही मजदूर किसान पे था, पार्टी तो शायद सेकेंडरी थी। और लेकिन ये मजदूर किसान की बात करते 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 आज आप लोग मेन चुनाव से बाहर हो गए हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में। तो क्या लोकतंत्र की बात, लोकतंत्र तो सब कुछ था, लोकतंत्र में मजदूर को उसकी बराबरी का हक मिले, किसान को उसका हक मिले, आप लोग ने उस पर पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन शायद चुनाव पे ध्यान नहीं दिया तो चुनाव से बाहर हो गए। तो क्या लोकतंत्र केवल चुनाव जीतना है या चुनावी राजनीति है? अनम्यूट कर लीजिएगा सुभाषनी जी, प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा जी। आगे हो गया। जी जी। नहीं, मेरा तो ये बिल्कुल मानना नहीं है कि प्रजातंत्र का मतलब सिर्फ इलेक्शन जीतना है, और मैं ये भी नहीं मानती हूँ कि हम लोगों ने चुनाव पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये बात सही है कि जिस तरह से आजकल पिछले 15-20 सालों से चुनाव लड़े जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग थोड़े से अप्रासंगिक हो गए हैं, क्योंकि उस तरह से हम लोग नहीं लड़ सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग चुनाव लड़ेंगे नहीं, चुनाव जीतेंगे भी, हमारे लोग जीतते भी हैं, 1 2 3 4 और एक सरकार भी हम चला रहे हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है वो मैं थोड़ा सा उसमें गहराई में जानना चाहूंगी कि बिल्कुल प्रजातंत्र का मतलब केवल चुनाव जीतना नहीं है। चुनाव प्रजातंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन अगर हम प्रजातंत्र को चुनाव तक सीमित रखेंगे तो फिर हम एक तरह से प्रजातंत्र के साथ बहुत बेईमानी करेंगे। अगर आप देख लीजिए कि हमारे जो संविधान के निर्माता थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तो उनके लिए भी चुनाव लड़ना और चुनाव जीतना कितना मुश्किल था। जब वो चुनाव लड़े, जो उस समय बंबई था, तो वो हार गए। और अगर उनके कुछ समर्थक उनको बंगाल ले जा करके खड़ा नहीं करते और बंगाल में तमाम लोग इकट्ठा होकर के उनका समर्थन न करते, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य नहीं बन पाते, और फिर हो सकता है कि वो हमारे देश के न्याय मंत्री भी नहीं बन पाते, और हमारा संविधान होता, लेकिन कैसा संविधान होता उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो चुनाव महत्वपूर्ण है, लेकिन चुनाव ही प्रजातंत्र नहीं है। और डॉक्टर अंबेडकर की बात को ही अगर हम याद करें, तो संविधान जब कंप्लीट हो गया, संपूर्ण रूप उसका हो गया और उसको पारित भी कर दिया गया, तो उन्होंने देशवासियों को एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमारे देश में प्रजातंत्र की जो जड़ें हैं वो बहुत कमजोर है। हमारे देश की जो मिट्टी है वो प्रजातांत्रिक नहीं है, केवल उस मिट्टी पर एक बहुत पतली परत है, जिसको उन्होंने टॉप सॉइल कहा। बहुत पतली परत है जो जिसमें डेमोक्रेसी की जड़ें वहां तक बस पहुंची हैं, बाकी जड़ें मजबूत नहीं है और नीचे तक नहीं गई हैं। और उसका उन्होंने कारण बताया कि जिस देश में समानता को मतलब सैद्धांतिक रूप में स्वीकार किया ही नहीं जाता है, जिस देश में भाईचारा नाम की चीज ही नहीं है,
जिस देश में एक इंसान दूसरे इंसान से उसके जन्म को लेकर के घृणा करता है और अपनी दूरी बनाता है, ऐसे देश को हम एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र नहीं कह सकते हैं। ये तो एक कबीलों का जमावड़ा है, ये एक प्रजातंत्र नहीं है। तो आज मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर और दूसरे लोगों की बातों को बहुत गहराई से हमें समझना होगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जैसे कि आज के दिन हम लोग 26 जून 1975 को याद करते हैं, जब इमरजेंसी को हमारे ऊपर थोपा गया, लेकिन उस समय हमें मालूम है काफी विरोध भी हुआ। हालांकि हो सकता है हम लोग आज जब देखें पीछे, तो जैसा विरोध होना चाहिए था, जितना विरोध होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये बात भी सही है। तो आज जब एक बार फिर हमारे तमाम प्रजातांत्रिक संस्थानों के ऊपर इतना जबरदस्त हमला हो रहा है, आज अगर आप उत्तर प्रदेश में होते, आप तो हैं शायद उत्तर प्रदेश में ही, तो आपको मालूम है कि आज जिला पंचायतों के अध्यक्षों का नामांकन का दिन है और आज हजारों लोग इकट्ठा हुए हर कचहरी पर। और क्या हम लोगों ने वहां दृश्य देखा, 10, 12, 14 जिले ऐसे हैं जहां पर तमाशे हुए हैं। मतलब एक जगह तो जो विपक्ष के उम्मीदवार का नाम का प्रस्तावन करने वाला था, वही गायब कर दिया गया, उसको उठा करके कहीं और पहुंचा दिया गया। फिर एक जो बाद में विपक्ष के उम्मीदवार बने, वो थोड़ी देर पहले बताते कि उनका अपहरण कर दिया गया और वो शासक पक्ष की तरफ से बोले कि वो उनके उम्मीदवार हैं। फिर वो कहते हैं कि किसी तरह से वो अपनी जान छुड़ा करके भाग करके आए और विपक्ष के वो उम्मीदवार के रूप में हमारे सामने आए। तो ये क्या हो रहा है? जो हमारे मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, शायद आपका भी गृह जनपद है, गोरखपुर, वहां तो पता चला कि लाठियां चल रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, पुलिस लग करके वहां लोगों को खदेड़ रही थी और नामांकन हो नहीं पा रहा था। तो ये सब दिखाता है कि हमारे देश में प्रजातंत्र का किस तरह का मजाक उड़ाया जाता है। इलेक्शन जीतने के लिए अक्सर प्रजातंत्र की हत्या की जाती है, प्रजातांत्रिक तौर तरीकों की हत्या की जाती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर बहुत गहराई से चर्चा होनी चाहिए, और केवल हम लोग जैसे यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं वैसे ही नहीं, बल्कि जनता के बीच में भी जाकर के चर्चा होनी चाहिए। ये जो पंचायत के चुनाव है, ये तो कहा जाता है कि जो चुनाव की प्रणाली है उसका सबसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो सीधे सीधे गांव के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वहां अब ये हालत हो गई है, तो फिर हम समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव में क्या होगा और संसद के चुनाव में क्या होगा। क्या प्रजातंत्र बचेगा कि चुनाव जीतने के लिए प्रजातंत्र की ही हत्या कर दी जाएगी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल आज हमारे सामने है। जी, मैं डॉक्टर संदीप पांडे आपके पास भी आ रहा हूं, क्योंकि आप के दो रोल हैं। आप एक पॉलिटिकल पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, मेरे ख्याल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और उसको ड्राइव करते हैं सोशलिस्ट पार्टी। हम सब लोग कहीं ना कहीं से उस समाजवाद से जुड़े हुए हैं, आप उस को आगे आज बढ़ा रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी का ये भी फैक्ट है कि बुनियादी उस पे जो जिस तरह के आप बच्चों से पूछे ना कि आपके कितने एमएलए हैं, आपके कितने वो हैं, तो आपसे जब भी बात होती है तो आप बताते हैं वहां पे भी लड़े थे, वहां पे भी लड़े थे, वो इतना वोट पाई थी, वो इतना वोट पाए थे। और आप लोकतंत्र की एक परिभाषा को, पुरानी परिभाषा को अभी भी कर रहे हैं। आप मजदूर यूनियन की बात कर रहे हैं, आप छात्र यूनियन की बात कर रहे हैं, आप सोशल इश्यूज पे लड़ रहे हैं, आप आरटीआई की बात लेके बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जो लोकतंत्र का समग्र रूप था उसमें ये सब चीजें जरूरी थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रह गया है कि आप निर्वाचित नहीं हो पा रहे हैं, तो ये कंट्रडिक्शन आपको कैसे, कितने दिन तक ये चलेगा? सबसे पहले तो सुभाषिनी जी को नमस्कार, सुप्रिया जी को नमस्कार। जी जी, और आत्मजीत जी और सुधांशु जी तो सुबह एक सत्र में थे साथ में। तो ये बात आपकी सही है आनंद वर्धन जी कि हमारे जैसे लोग चुनाव नहीं जीत सकते,
कुछ लोग कहते हैं कि अगर आज गांधी जी होते और वो कहीं से खड़े होते तो शायद वो भी नहीं जीत पाते। तो ये एक विडंबना है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जैसे संगठनों की इतनी भूमिका तो है जरूर, और वो लोकतंत्र में बहुत जरूरी भी है कि हम लोग जब भी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं या जो बड़े राजनीतिक दल हैं, जब वो संविधान के मूल्यों का उल्लंघन करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ती हैं, तो हम लोग आवाज उठाते हैं। और वो आवाज उठाने का मकसद ये है कि भाई कम से कम जो इस देश की राजनीति है वो पटरी पे रहे। और आप देखिए कि कई बार ऐसे ही जो प्रयास है वो बड़ी शक्ल भी ले लेते हैं। आप इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल देश के अंदर लगाया तो किसको उम्मीद थी कि गुजरात के एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस की फीस बढ़ गई थी क्योंकि खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए थे और महंगाई से लोग परेशान थे, और गुजरात के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों का आंदोलन देखते देखते ही गुजरात में एक आंदोलन बन गया और फिर जयप्रकाश नारायण को लगभग रिटायरमेंट से वापस बुलाया गया उस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। और 2 साल के अंदर जो है देश का काया पलट हो गया। अब ये बात दूसरी है कि वो प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा, वो खुद अब अपने आप 2 साल के अंदर बिखर गया, जो उसके अंदर जो खींचतान चल रही थी उसकी वजह से। लेकिन फिर भी जयप्रकाश आंदोलन के महत्व को कम नहीं किया जा सकता, कम करके नहीं आंका जा सकता, क्योंकि उस समय जो लोकतंत्र पे खतरा था उसके लिए जयप्रकाश आंदोलन जैसे किसी आंदोलन की जरूरत थी। या आज जो किसान आंदोलन खड़ा हुआ है, अब किसान आंदोलन कह रहा है कि हम एकदम अराजनैतिक हैं, लेकिन दूसरी तरफ बंगाल चुनाव में वो भूमिका लेते हैं कि भाजपा हराओ। तो कई लोग दोहराया है, आज भी उन्होंने दोहराया है। जी, आज भी वो कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव में भी वो ये भूमिका लेने जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम खुद किसी दल से नहीं जुड़ेंगे, हम खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे क्योंकि ये पार्टी देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही। तो ये इन आंदोलनों का बहुत महत्व है। और कई बार तो मैं ये देखता हूँ और ये सुभाषिनी जी भी इस बात की पुष्टि करेंगी कि जो आम जनता के मुद्दे हैं उनको लेके तो हम ही लोग लड़ते रहते हैं, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टियां हो या सोशलिस्ट विचार के लोग हों, गांधीवादी हो, अंबेडकरवादी हो, इस तरह के लोग ही लड़ते रहते हैं। विपक्ष ही कौन सी पार्टी लड़ती, आप बताइए। लोग कहते हैं आरएसएस बड़ा मजबूत संगठन है जिसकी वजह से देश पे भाजपा का कब्जा हो गया, लेकिन मैंने तो किसी आरएसएस के कार्यकर्ता को कभी नहीं देखा कि वो किसी का राशन कार्ड बनवा रहा हो, किसी के बच्चे का राइट टू एजुकेशन में एडमिशन करवा रहा हो, हाँ, किसी आम इंसान का थाने में पुलिस परेशान कर रही हो उसके पक्ष में जाके खड़ा हुआ हो, हाँ, कहीं धरना प्रदर्शन किया हो किसी थाने के सामने, किसी तहसील पे। तो इस ऐसी व्यवस्था में, जिसका बहुत अच्छा चित्र सुभाषिनी जी ने पहले रख ही दिया है आपके सामने कि हमारे लोकतंत्र की अंदर से कितना खोखला है वो, तो हम लोगों का महत्व मैं यही मानता हूँ कि इस लोकतंत्र के अंदर जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो हमारी नौकरशाही है, जो हमारी जुडिशियरी है, ये कम से कम संविधान के मूल्यों के अनुसार काम करे, उसका सम्मान करे, और लोगों को जो वायदा किया गया है संविधान के अंदर उसकी प्रस्तावना में या उसके बाद भी चाहे मौलिक अधिकारों के क्षेत्र में या जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका पालन इस देश के अंदर हो, ये भूमिका है। और कभी कोई चुनाव जीत के अगर सदन में पहुंच जाए तो वो वहां अपनी एक उससे बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये भी देखता हूँ कि कई बार जो इक्का दुक्का लोग ऐसे सदन में पहुंच भी जाते हैं तो वो वहां भी नहीं बहुत कुछ कर पाते हैं। हमारे डॉक्टर सुनीलम बताते हैं मध्य प्रदेश में कि लगभग हर एक दिन मार्शल उन्हें विधानसभा से उठा के बाहर लाया करते थे क्योंकि वो वहाँ
लगभग हर एक दिन सरकार का विरोध करते थे। तो ये एक विडंबना है, लेकिन अब ये हकीकत भी है और इसी हकीकत के बीच हमको काम करना है और इसी में से कोई रास्ता निकलेगा, इसकी उम्मीद है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अब सुप्रिया जी के पास आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। कांग्रेस का शुरू में आंदोलन ही करती थी, देश की आजादी का आंदोलन किया और फिर पार्टी हो गई। अब मैं थोड़ा एक चीज आज ये समझना चाह रहा हूं कि आज क्या लग रहा है कि कांग्रेस या कोई भी कैसी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका सारा कुछ चुनाव को देख के एक्शन हो रहा है। मतलब जो भी उनकी पॉलिसी बन रही है, जो भी उनका आंदोलन हो रहा है, चुनाव को हो रहे हैं। और शायद उसका कारण यह है कि जब से एक 2014 के बाद सरकार आई, उसने माना कि मेजॉरिटी अगर मुझे मिल गई है तो मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन को, चाहे वो देश का कोई भी इंस्टीट्यूशन लोकतांत्रिक हो, उसको मैं डिसाइड करूंगा कि ये क्या है और क्या नहीं है। मैं सुप्रिया आपसे इस पे क्विक रिएक्शन चाहूंगा। जी हाँ, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। मैं पहले तो एक बात जरूर ये कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक जीवन में होने के नाते चुनाव जीतना एक प्रायोरिटी होती है, लेकिन मुद्दों के साथ खड़े रहना और मुद्दों की बातें करना और इश्यूज को उठाना भी उतनी ही प्रायोरिटी है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि कांग्रेस आज मुद्दे ज्यादा उठा रही है और शायद राजनीतिक नफा नुकसान नहीं इतना आंक रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको पहले मुद्दों के साथ खड़े रहना पड़ेगा। आपको किसानों के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, आपको हाथरस की उस बेटी के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। आपको जब उस उन्नाव की बेटी का हत्या का, उनके पिता की हत्या का आरोपी को अगर जिला अध्यक्ष प्रस्तावित किया जाता तो उस पर भी आवाज उठानी पड़ेगी, भले उसमें हमारे वोट कम हो या ज्यादा। मैं एक तो ये जो मिथ है दिस इलेक्टोरल वोटिंग मशीन और जो मोदी जी का एक इलेक्टोरल विक्ट्री का जो एक हवा बना हुआ है, उसका थोड़ा सा पर्दाफाश करना जरूरी है। मोदी जी ने 303 सीट जरूर जीती 2019 में, लेकिन उनको पॉपुलर वोट करीब करीब 37% ही मिले हैं। तो हिंदुस्तान की एक 63% आबादी है जिन्होंने उनको वोट नहीं दिया है, जो उनकी विचारधारा से, जो उनके राजनीति से ना प्रेरित है और ना उनसे सहमत है। तो 63% लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट पास द पोस्ट हमारा सिस्टम है, उसके चलते हाँ वो है प्रधानमंत्री और हम इसका और इसकी हम जिसको कहते हैं हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इलेक्शंस जीतना ही सिर्फ लोकतंत्र नहीं हो सकता। आज हमारे देश में यहाँ पर क्योंकि इमरजेंसी की बात हुई, और मैं दो यहाँ पर जरूर डिस्क्लेमर्स करूंगी। मैं कांग्रेस पार्टी की हूं, मेरे पिताजी इमरजेंसी में जेल गए थे और उन्होंने फिर अपने राजनीतिक जीवन में बाद में कांग्रेस का हाथ इसलिए थामा क्योंकि उनके पास दो चॉइसेस थी, या तो वो बीजेपी के साथ जाते या वो कांग्रेस का हाथ थामते, और उनको लगा कि सेक्युलर फोर्सेस में कांग्रेस का हाथ थामना ज्यादा जरूरी है बशर्ते भाजपा के साथ जाने में, क्योंकि भाजपा का जो पूरा नैरेटिव है वो हमेशा से यही रहा है, कभी ज्यादा रहता है कभी कम रहता है। तो इमरजेंसी की जहां तक बात है, मैंने उसको बड़े करीब से देखा है। मेरे जन्म के पहले वो जेल में थे और उनका जो राजनीतिक जीवन रहा उसको भी मैंने बड़े करीब से देखा है। लेकिन आज जो हमारे देश में हो रहा है, और ये मैं कंपेयर नहीं कर रही हूं लेकिन दोनों सिचुएशंस को, एक जर्नलिस्ट रह चुकी हूं उस हिसाब से भी कहती हूं, जो आज हमारे देश में हो रहा है वो शायद इमरजेंसी से बहुत बदतर है। लोग कहते हैं कि घोषित इमरजेंसी है, नहीं, ये बहुत बुरी इमरजेंसी है। यहां पर अगर आप सवाल उठा, आप विपक्ष है तो आप दुश्मन है, आपसे मतभेद नहीं है, आपसे मनभेद है, आप दुश्मन है। मैं टीवी चैनल्स पर जाती हूँ, वहां पे खुले आम आपको देशद्रोही कह दिया जाता है। आप विपक्ष से हैं, आप चुनाव लड़ने जाते हैं, आप लोगों के बीच रहते हैं, आपको देशद्रोही का करार किया जाता है। आप सवाल पूछ लीजिए, आप इकोनॉमिस्ट हो, आप स्टूडेंट हो, आप पत्रकार हो, आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, आपके खिलाफ सेडिशन का चार्ज लग जाएगा। कितने ही पत्रकार, और ये भी सच है कि पत्रकारिता या तो लोकल लेवल पर आज जीवित है या ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जीवित है, क्योंकि जो मेन स्ट्रीम पत्रकार हैं वो या तो विज्ञापनों के चलते या सरकार के प्रभाव के चलते इस कदर भयभीत है कि वो कुछ दिखा नहीं पाते। मैं एक सिंपल सी बात आप लोगों के सामने करूंगी। मुझे लगता है संजय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं और ये बात उन्होंने उठाई थी और उसके बाद सब लोगों ने इस बात को फॉलो अप किया और इस पर हम सब लोगों ने आवाज उठाई है। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, इसमें कोई मतभेद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उस फैसले का हम सब लोग स्वागत करते हैं। भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने इसमें समर्पण दिया है, चंदा दिया है, दान दिया है, योगदान दिया, जिस भी नाम से बुलाइए।
आज प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या की एक समीक्षा बैठक करी। अयोध्या की समीक्षा बैठक में मुझे ऐसा लगता है प्राइम मिनिस्टर को जरूर इस बात का आकलन करना चाहिए था, जो इतने आरोप लग रहे हैं, 2 हफ्ते हो गए आरोप लगते हुए कि जबरदस्त जमीन की खरीद फरोख्त में धांधली हो रही है अयोध्या में, और वो ट्रस्ट के लोग कर रहे हैं, जिस ट्रस्ट का गठन मोदी जी ने किया है। लेकिन हमारे लोकतंत्र में आज उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। आज ये मुद्दा ही नहीं बनता है राष्ट्रीय मीडिया में, राष्ट्रीय चर्चा का ही मुद्दा नहीं है कि कैसे उन्नाव में एक व्यक्ति जो दोषी पाया गया है, आरोपी नहीं था, उसकी पत्नी को पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रस्ताव आता है, फिर हाहाकार मचता है तो मुख्य हत्या के आरोपी का प्रस्ताव आ जाता है। मतलब कहीं पर सुहासिनी जी ने यहाँ पर बात करी थी कि कैसे लोगों को डीएम और एसपी ने रोका, कुछ लोगों के प्रस्तावकों को गायब कर दिया गया। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का जिस तरह से हनन अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, सवाल पूछने पर, लोकसभा के खुद अंदर आज सदन में कितना लोकतंत्र बाकी रह गया है, ये इसकी भी धज्जियां उड़ चुकी है। संजय सिंह यहाँ पर है और वो राज्यसभा में जब किसान बिल आया था तो किस कदर लोगों को निलंबित कर दिया गया था। चुने हुए सांसदों ने रात बिताई थी पार्लियामेंट में, ऐसा कब लास्ट टाइम हुआ था। और जब ये लोग इमरजेंसी की वर्षगांठ पर अभिव्यक्ति की आजादी और आजाद सोच की बात करते तो मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं है। और जो इमरजेंसी हुई, राहुल गांधी जी ने कहा वो गलती थी, कांग्रेस ने उसके लिए माफी मांगी। क्या मोदी जी आज देश से माफी मांगने को तैयार है कि कैसे एक यंग एक्टिविस्ट, एनवायरमेंट एक्टिविस्ट जेल चली जाती है, कैसे महीनों महीनों से लोग जेल में गिरफ्तार हैं, क्यों सिद्दीक कप्पर अभी तक जेल में है, क्यों एक लड़की जो दिखाती है कि वाराणसी में मूसाहार अभी भी घास खा के जी रहे हैं उसके खिलाफ सेडिशन केस हो जाता है, मिर्जापुर में एक लड़का दिखाता है कि रोटी नमक बच्चों को दिया जा रहा है स्कूल में, उसके खिलाफ सेडिशन केस हो जाता है। कोरोना काल के दौरान देवरिया के एक सरकारी अस्पताल में मां एडमिट है, छोटी बच्ची अवयस्क लड़की से पोछा लगवाया जा रहा है, जिस पत्रकार ने यह दिखा दिया उसके खिलाफ सेडिशन केस हो जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है कि जब ऑक्सीजन की कमी है उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अभिभावक का रोल नहीं प्ले करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर किसी डॉक्टर ने इसके बारे में बात करी तो उसके ऊपर मैं एनएसए लगा दूंगा, उसकी संपत्ति जब्त हो जाएगी। 14 डॉक्टर एक साथ रिजाइन कर देते हैं उन्नाव में। तो लोकतंत्र का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना या सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र का मतलब सबसे पहले तो यह है कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति की आप आवाज बनिए। राजनीतिक नफा नुकसान हर पार्टी देखती है, लेकिन कई बार आपको इस राजनीतिक नफा नुकसान से उठना पड़ेगा। मैं सार्वजनिक जीवन में हूं और मुझे ऐसा लगता है कि एट सम स्टेज आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वोट के लिए हैं या वाकई किसी मुद्दे, किसी आइडियोलॉजी, किसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र का मतलब वो है। जी, मैं संजय सिंह साहब के पास आना चाह रहा हूँ। संजय भाई साहब, आप अपना फोन ऐसे कर लेंगे तो हॉरिजॉन्टल व्यू बेटर आ जाएगा। फोन घुमा लें बस 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 हो गया, ठीक हो गया। अभी डॉक्टर संदीप पांडे ने एक बात ये कही कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर सुनीलम कहते हैं कि अगर जीत भी जाएं तो फिर वहां सरकार काम नहीं करने देती है। लेकिन मैं उन्हीं को आपका उदाहरण दे रहा हूं, और इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि आपने जब राज्यसभा में वो बात उठाई तो कोई आपकी इज्जत नहीं की गई थी, लेकिन वो 4 ही 5 लोग थे। फिर आपने जाके जिस दिन मोदी जी जाके कुछ माला पहना रहे थे, आप लोगों ने फिर नारा लगाया, आपने और आपके लोकसभा सांसद जो थे, और फिर आप लोगों को की आवाज को दबाया गया। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर किसी आदमी को लोकतंत्र समझ में आता है, उसकी पोजीशन कुछ हो, आप एमपी थे और इस वजह से वो पूरी आवाज पूरे देश में हुई। ये आपने आज एमपी हैं, आपने जो राम जन्मभूमि लैंड घोटाला हुआ है वो आपने उठाया है, और ये आपने बिल्कुल इसलिए ठीक किया है क्योंकि अगर आपको भी पता है ये आपके पास अगर एमपी वाला पद नहीं होता तो ये इतने पेपर बुलावले इसको इस ढंग से सीरियसली नहीं लेते, और आप अब तक कहीं ना कहीं हवालात में मालूम नहीं कहां कौन सी धारा और कौन सी टाटा और कौन सा यूएपीए और क्या क्या आपके ऊपर लग चुका होता है। तो भाई साहब मैं सीधे सीधे कर रहा हूं क्योंकि ये तो अभी आ गया है। आपसे पहले वाला जो एक सेशन था उसका नाम ही हमारा था कि राम मंदिर ट्रस्टीज कैन वी ट्रस्ट, और उसमें भाजपा आए थे वो कह उनका बार बार वही कि आप इसमें आस्था की बात पे मत बात करिए। अरे भाई हमने कहा ट्रस्ट आस्था की बात नहीं हो रही है, मैं हिंदू हूं, मैं भी जाके प्रणाम करूंगा। तो संजय साहब आपको लगता है कि जो भी लोकतंत्र के नाम पे आज जिस देश में केवल चुनाव जीतना रह गया है? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप डॉक्टर लोहिया
के कार्यकाल को देखेंगे तो मेरे ख्याल से 4-4.5 साल उन्होंने पार्लियामेंट में बिताया, इससे ज्यादा समय वो नहीं रहे। इसी तरीके से अगर आप लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की बात करेंगे तो वो जीवन भर कभी ग्राम प्रधान भी नहीं रहे, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चुनावी राजनीति में नहीं रहे, चाहे वो आजादी के पहले जो चुनाव होता था उसमें भी उन्होंने खुद से कभी हिस्सा नहीं लिया। तो खाली चुनाव एक माध्यम लोकतंत्र में किसी बदलाव का नहीं हो सकता है। सड़क से संसद तक की जो बात डॉक्टर लोहिया ने कही थी, मुझे लगता है कि वही सबसे बड़ा सच है। अगर सड़क खामोश हो गई तो संसद बेलगाम हो जाएगी। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है, संसद को भी जगा के रखना है और सड़क को भी जगा के रखना है, तभी आप जनता के मुद्दे उठा पाएंगे। खाली सांसद विधायक बनके ही जनता के बुनियादी सवालों को उठाया जा सकता है, मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, ये जरूर है कि आपकी बात को थोड़ा अधिक गंभीरता से लिया जाता है या थोड़ा अधिक उसको महत्व दिया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से मैं इसको कमजोरी समझता हूं। अगर कोई सही लड़ाई सड़क पर बड़े पैमाने पर चल रही है तो उसको सदन की लड़ाई से ज्यादा महत्व मिलना चाहिए। जैसा हम लोगों ने किसान आंदोलन में देखा, किसान आंदोलन को एक समय बहुत महत्व मिला मीडिया के द्वारा और देश में उसका एक व्यापक असर रहा, लेकिन धीरे धीरे करके फिर जैसे अब उसको भुला दिया गया पूरी तरीके से। अब वो लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय नहीं बन रहा है। तो सड़क भी जरूरी है और संसद भी जरूरी है, लोकतंत्र के अंदर दोनों की अपनी भूमिका है। हाँ, ये जरूर है कि अगर सत्ता में तानाशाह लोग बैठ जाते हैं तो आप कुछ भी करें, उनके मोटी चमड़ी पे असर नहीं पड़ता है और आपकी बात हवा में उड़ा दी जाती है। लेकिन ये सोचकर अगर हम लोग खामोश हो जाएंगे तो उनकी तानाशाही को और मजबूती मिलेगी, उनकी तानाशाही और बढ़ेगी। जिस घटना का आपने जिक्र किया, पार्लियामेंट के अंदर मैंने नरेंद्र मोदी जी के सामने मुर्दाबाद के नारे लगाए और किसानों के हक में नारे लगाए। आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे भाजपा के कई मित्र सांसदों ने फोन किया कि आज आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी है। मैंने कहा क्यों? बोले अब आपका बचना मुश्किल है। तो यानी कि एक हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में ये धारणा बन चुकी है कि अगर आप उनके खिलाफ नारेबाजी करते हैं या जायज कोई मांग उठाते हैं तो आपका बचना मुश्किल है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अगर जो मैंने कुछ गलत किया होगा अपने जीवन में और उसकी वो जांच करा लेंगे, मुझे जेल में डाल देंगे या जो कुछ भी उन्हें करना होगा करेंगे। तो मुझे लगता है कि अपनी बात उठाना, मजबूती से उसको रखना, हक के लिए लड़ना, ये हम लोगों को जारी रखना पड़ेगा। परिस्थिति चाहे जैसी हो, चाहे वो 75 की परिस्थिति हो या आज की परिस्थिति हो। अगर 1975 में राजनारायण जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी या उस समय के तमाम नेता, लेफ्ट पार्टीज के या समाजवादी नेता या जनसंघ से जुड़े हुए लोग जो बाद में जनता पार्टी में आए, ये सब लोग अगर ये सोच के बैठ गए होते कि भाई अब तो तानाशाही आ गई देश में, हम लोगों को पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो शायद हमको दोबारा लोकतंत्र नहीं मिलता, शायद हमको 77 में चुनावी प्रक्रिया में फिर शामिल होने का मौका नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि दोनों बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य, ये बात जो आपने कही वो सही है कि दुर्भाग्य से इस वक्त जो राजनीति हमारे देश में चल रही है उसमें पूरी ताकत और ऊर्जा भारतीय जनता पार्टी के संगठन की, आरएसएस की, उनसे जुड़े हुए संगठनों की, उनसे जुड़े हुए उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने में लग गई है और इससे कोई जनता की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, मैं ऐसा मानता हूं। मैं एक बात और याद दिला के सुभाषनी जी के पास जा रहा हूं। अगर उस दिन राज्यसभा में आप लोग, ठीक है उन्होंने बिल पास करा लिया, लेकिन शायद उतना हंगामा करके रात में आप लोग कोई 150 लोग नहीं थे राज्यसभा में उस दिन, कम से कम 50 लोगों को बाहर गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठना चाहिए था। आप मुश्किल से 5 या 6 लोग थे या 10 लोग थे, 10 के अंदर ही थे। नहीं, हम लोग 7 लोग थे जो सस्पेंड किए गए और दुर्भाग्य से 7-8 सांसद हम लोग सस्पेंड किए गए थे। और हमारे एक साथी जो राजीव सातव जी थे, जो आपको याद होगा कि
जब मैं पहले टेबल पे चढ़ा उसके बाद वो भी आके नारेबाजी कर रहे थे। उनकी बेचारे की दुर्भाग्य से कोरोना में अभी मृत्यु भी हो गई। तो उसमें कांग्रेस के भी सांसद थे, उसमें टीएमसी के सांसद थे, उसमें सीपीआईएम के सांसद थे, हमारे केरल के साथी थे। और मुझे याद है कि किस तरीके से वहां सीन एक क्रिएट हुआ कि नंबर कम होने के बावजूद, और सुभाषनी जी तो पार्लियामेंट में रही हैं, अगर कोई एक मेंबर भी डिवीजन मांगता है तो आपको डिवीजन देना जरूरी होता है, जरूरी है डिवीजन देना। और अगर डिवीजन अगर रुचि शिवाजी वहां से अपनी चेयर से खड़े होके नियम के हिसाब से डिवीजन चिल्ला चिल्ला के मांग रहे थे, उनको डिवीजन नहीं दिया गया। तो ये सरासर एक उस दिन हम लोगों ने देखा कि किस तरह से नंबर कम होने के बावजूद जबरन पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास कराया गया। मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई आपने माइक तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। हमने कहा भाई किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हैं लोग, ठीक है, ऐसी परिस्थिति आपने पैदा की इसलिए उस हद तक जाना पड़ा, वरना कोई शौक नहीं लगता कि आप जाके पार्लियामेंट में बेल में घुस के हंगामा करें या आप सदन की कार्रवाई को बाधित करें। लेकिन ऐसी परिस्थिति जब सरकार पैदा करती है आपके लिए, तो आपको मजबूर होना पड़ता है उस हद तक जाने के लिए। तो मैं एक बात इसमें जरूर कहना चाह रही थी, छोटी सी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में आपने कहा चुनाव की बात, इतना ऑब्सेशन है चुनाव से कि वंस इन अ लाइफ टाइम पैंडेमिक है ये। और उस पैंडेमिक के दौरान भी जब सब लोग आगाह कर रहे थे कि ऑक्सीजन चाहिए, वैक्सीनेशन चाहिए, तब भी इस सरकार की प्राथमिकता, इस पार्टी की प्राथमिकता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की पूरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ बंगाल का चुनाव था। उनकी प्राथमिकता कोरोना से लड़ाई नहीं थी, उनकी प्राथमिकता अर्थव्यवस्था नहीं थी, वैक्सीनेशन नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ बंगाल का चुनाव दिख रहा था, जिसका खामियाजा सारा देश भुगत नहीं। और सुप्रिया जी, सबसे बड़ी बात ये थी उसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी को तो रैलियों में सिर्फ लोग नजर आ रहे थे। उनको कोरोना से हो रही मौतें नहीं नजर आ रही थी, ऑक्सीजन की कमी नहीं नजर आ रही थी। संजय जी, ये मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इस चुनाव के लिए जो पंचायत के हुए कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। मतलब केवल भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को अपने मतलब घोषित उम्मीदवारों को लेकर के लड़ना चाहती थी, ताकि वो बहुत मतलब आगे हो जाए विधानसभा के चुनाव की दौड़ में। और केवल इस कारण से उन्होंने इंसिस्ट किया, वो चुनाव हुआ। मतलब जिस चुनाव में 2600 कर्मचारी मरे हैं, 2600 कर्मचारी, बहुत सारे पुलिस वाले मरे। और कितना ये सुपर स्प्रेडर था, आज भी किसी को नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग मरे हैं कोरोना से, किसी को भी नहीं पता है। मुझे तो अनुमान है कि कानपुर शहर में ही मतलब 25-30 हजार से कम लोग नहीं मरे हैं शहर के अंदर, तो गांव में कितने मरे होंगे पता ही नहीं है। और ये क्यों? केवल पंचायत का चुनाव कराने के लिए। मैं वापस इस पे आ जाऊं। मैं इसलिए उस राज्यसभा की बात को इसलिए कर रहा था कि अगर उस दिन उन 7 सांसदों ने वो बात नहीं उठाई होती, बिल जो पास हुआ, लेकिन दर्ज कहीं ना कहीं हो गया है कि बेईमानी से हुआ। हाँ, एक बहुत रिस्पेक्टेबल आदमी थे, मैं भी रिस्पेक्ट करता, हरिवंश जी। उन्होंने अपने जीवन का जो भी पुण्य कमाया था, जैसे हम लोग शास्त्रों में पढ़ते हैं ना, पुराणों में, कि वो राजा थे, उन्होंने सारा पुण्य कमाया और एक गलती से सब पुण्य चला गया। तो हरिवंश जी ने जो भी पुण्य कमाया था, अब वो आंख में आंख डाल के उस पुण्य के तो भागीदार नहीं रहेगा, उन्होंने सारा पुण्य उनका चला गया। वो अच्छे आदमी माने जाते थे, अच्छे पत्रकार माने जाते थे। उनको क्या लालच था मुझे नहीं समझ में आता, या क्या दबाव था। मैं सुभाष उस दिन वास्तव में मतलब मुझे भी बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैं उनको एक गांधीवादी, लोहियावादी, एक समाजवादी सोच का व्यक्ति मानता था। लेकिन जो उस दिन का रोल उनका रहा वो बहुत ही मतलब पीड़ादायक रहा मेरे लिए। खास तौर से मैं बड़ा आश्चर्यचकित था कि कैसे ये अपने आंख के आगे चीजों को देखकर नजरअंदाज कर रहे हैं। और बिल्कुल उनको मालूम था, हरिवंश जी को, कि आज बीजेपी के पास नंबर नहीं है। टीआरएस हो, बीजेडी हो, अकाली दल हो, जितने भी उनके साथ समय समय पे एआईएडीएमके हो, मतलब एआईएडीएमके के भी
सारे मेंबर्स शायद उनको सपोर्ट नहीं मौजूद करते, नहीं थे। उनकी भी मजबूरी से। तो मतलब ऐसी परिस्थिति में जब वो आंख के आगे देख रहे हैं कि ये बिल बिल्कुल गिर रहा है और उन्होंने बिल्कुल सब कुछ किनारे करते हुए और पास कर दिया इसको, ये मैं समझता हूं कि उनके जीवन की ऐतिहासिक भूल है जो उनको अंतिम तक सताती रहेगी। क्योंकि आज जो किसान सड़कों पे बैठा हुआ है इतने लंबे समय से, 7 महीने, मुझे तो याद नहीं कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद कोई इतना लंबा आंदोलन चला होगा। 7 महीने से सड़कों पे किसान है और सरकार के मंत्री जी कहते हैं कि आपको अगर किसानी बिल की वजह, किसानी बिल को छोड़ के किसी भी विषय पे बात करना हो तो आप आइए। मतलब इससे बड़ा मजाक कुछ हो सकता है? 7 महीने से जो किसान आंदोलन पे बैठा हुआ है उसके लिए आपकी ये संवेदना है कि आप कह रहे हैं आप उस बिल पे बात करने को छोड़ के आप क्या उनसे रिश्तेदारी की कोई बात करने जाएगा? इस तरीके की सोच है। संवेदना तो छोड़ दीजिए, संवेदना तो छोड़ दीजिए, 500 किसानों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री के मुंह से अभी तक एक शब्द संवेदना का नहीं निकला, एक शब्द श्रद्धांजलि का नहीं निकला है। आधे घंटे या 1 घंटे के लिए ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो गया था रविशंकर जी का, हाहाकार मच गया था पूरी पार्टी और पूरी सरकार में, जबकि वो एक इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट वायलेशन था। तो मतलब ये आपकी सरकार की प्राथमिकता भी दिखाता है। और खुलेआम जो इनके ट्रोल्स ऑनलाइन करते हैं, खुलेआम सरकार के मंत्री और सरकार के प्रवक्ता रोज बहस में बोलते हैं जो कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं, वो खालिस्तानी हैं, वो नक्सलवादी हैं, पाक चीन के एजेंट हैं, उनके इशारों पे हो रहा है। आप अपने ही किसानों को ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता लोकतंत्र में इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है। नहीं, सिखों को जिस तरीके से इन लोगों ने बदनाम किया वो बहुत पीड़ादायक रहा। मतलब जिनकी पूरी हिस्ट्री आजादी के आंदोलन में लड़ने की, गोलियां खाने की, फांसी के फंदे चूमने की रही, जिनकी हिस्ट्री जलियांवाला बाग कांड है जो हम लोगों को हमेशा ये बताती है कि किस तरह से अंग्रेजों के जुल्म का सामना उन लोगों ने किया, अपनी शहादत दी। आप उस सिख कौम को कह रहे हो कि वो खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से मिले हुए हैं। यहाँ तक कहा कि 84 याद दिला देंगे, बताइए करके गाजीपुर बॉर्डर पे कहा 84 याद दिला देंगे। मैं संजय जी आपसे मालूम नहीं आपके कुछ लोगों ने कहा कि नहीं कहा, और मैं उसको रिपीट नहीं, आपके बारे में जो गाली गलौज शुरू हुई आपने जब इनका लैंड स्कैम का भंडाफोड़ किया, तो ये तो नेहरू को मुसलमान बता देते हैं और नेहरू के बाप और उनके बाप। अब इन्होंने शायद 2-3 पीढ़ी तक आपकी खोज खबर की, इन्होंने क्या क्या अपशब्द नहीं बोले। अरे भाई, अगर संजय सिंह इतने बुरे हैं, इतने डरावने हैं, इतने भयानक हैं, इतने हुए हैं, तो उनको बंद करो ना, मुकदमा चलाओ, बंद करो। तो इन्होंने देखिए ऐसा है कि बीजेपी की यही डर्टी पॉलिटिक्स यही है उनकी, किसी भी एक व्यक्ति के बारे में इतनी बार झूठ फैलाओ कि वो सच हो जाए, लेकिन उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। उनका अपना काम है, हम लोगों का अपना काम है। मैं तो अभी भी मानता हूं कि अगर विपक्ष मजबूत रहे और इनकी गलतियों पर प्रहार करता रहे तो इनकी बहुत ज्यादा इनकी हिम्मत नहीं है कि वो आपको एक सीमा से ज्यादा कोई परेशान कर पाएंगे। 14 मुकदमे मेरे ऊपर लगाए, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, उससे संगठन के विस्तार में भी मदद मिली, हम और लड़ने के लिए मजबूत हुए, इनके सामने आए। लैंड स्कैम खोला तो घर पे हमला करा दिया, लेकिन फिर भी रुकना नहीं। भाई, 2 ही तरीका है आपके पास, या तो कायरों की तरह घर में बैठ के हम लोग इनके सारे जुल्म जातियां बर्दाश्त करते रहे, या सड़क पे उतर के लड़े और जो उसके परिणाम होंगे वो झेलने के लिए तैयार रहे। फैलाने को तो कुछ भी फैलाते रहते हैं। बोला साहब इनके 3 करोड़ का मकान है, तो मैंने कहा 3 करोड़ का मकान खोज के दिखा दो, मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा, और क्या बोलूं। बोले साहब इनके बंगला है, ये हमने कहा सारी जांच करा लो, गवर्नमेंट तुम्हारी है, जो सजा हो उससे 4 गुना ज्यादा दे देना। तो ये इससे परेशान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने आरोप आपके ऊपर लगे, और अगर आप पाक-साफ हैं, आपके ऊपर आप बेदाग हैं, तो बगैर डरे उसका सामने आके सामना कीजिए। ये चूहे की तरह भागेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। और मैं देखता हूं टीवी डिबेट्स में जिस भाषा में सुप्रिया जी इनको जवाब देती हैं वही सही भाषा है इनके लिए। मतलब ये हम लोगों को कोई खुशी से नहीं करना पड़ता, ये मजबूरी है। ये मजबूरी है कि आपको अगर बीजेपी के साथ डील करना है
तो उनको उसी की भाषा में आप जवाब देंगे तभी उनको समझ में आता है, वरना उनको समझ में नहीं आता है। आप बताइए, किसी भी व्यक्ति को टीवी चैनल पे बैठ के राष्ट्रद्रोही कह देना, ये मतलब कितनी बड़ी गाली है। लेकिन किसी को भी ये कह देते हैं, ये पाकिस्तानी है, ये राष्ट्रद्रोही है। मतलब दिल्ली का चुनाव हो रहा था तो ये लोग कह रहे थे पाकिस्तान और इंडिया का मैच होने वाला है। तो मैंने एक टीवी चैनल पे, हमारे एक सम्मानित प्रवक्ता मित्र हैं, मैंने उनसे पूछा बीजेपी वाले से कि भाई 11 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा तो जो जीतेगा उसको हिंदुस्तान और जो हारेगा उसको पाकिस्तान मानोगे? तो कहने लगे नहीं नहीं साहब, कभी कभी पाकिस्तान भी जीत जाता है। तो मैंने कहा देखो, तुम चुनाव जीतने के लिए पाकिस्तान भी बनने को तैयार हो। आप राम मंदिर का पूरा घोटाला देखिए, जिस तरीके से इन्होंने जमीन के नाम पे किया है। 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, 20 लाख की जमीन 2.5 करोड़ में, जो जमीन मालियत उसकी सस्ती है वो उसको कई कई करोड़ में ले रहे हैं, कई कई गुना ज्यादा दाम में ले रहे हैं। नजूल की जमीनें, सरकारी जमीन जो बगैर फ्री होल्ड के बेची नहीं जा सकती, वो बिक गई। तो ऐसे ही लोग, और उस पे क्या कहते हैं, कहते साहब हमारे ऊपर गांधी की हत्या का भी आरोप लगा, 100 साल से आरोप लग रहे हैं। मतलब जब वो पैदा नहीं हुए थे, उनके पैदा होने से पहले उन पे आरोप लग रहा है। इतने बड़े आरोपी हैं वो। नहीं, तो इस तरीके का तर्क देते हैं। एक्चुअली संजय जी, मुझे सबसे ज्यादा हैरानी की क्या बात होती है कि बचपन से एक बात सिखाई गई थी कि ये गांधी का देश है। गांधी, मुझे तो लगता था कि आने वाले वक्त में गांधी पूजे जाएंगे। गांधी के इस देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के तमाम मंत्री ऐसे लोगों को सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं जो गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी को गाली देते हैं और गोडसे की जय जयकार करते हैं। ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो प्रैक्टिस करके दिखाते हैं, वो मजाकिया है, वो सरकास्टिक है, मुझे नहीं पता कि गांधी को गोली कैसे मारते हैं। ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं, उसका खंडन नहीं करते हैं। और उनके सोशल मीडिया को फॉलो करने का मतलब है आप उन्हें कहीं ना कहीं एंडोर्स कर रहे हैं, क्योंकि उनके सोशल मीडिया पर यह लिखा रहता है, प्राउड टू बी फॉलोड बाय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राउड टू बी फॉलोड बाय श्री अमित शाह जी। और जो आपने भाषा की बात करी, मैं आपको सच बताऊं, अगर आप इनसे तथ्यों से बात करिए तो ये बहस कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको ना तथ्य आते हैं ना तर्क आते हैं। बहस में इनको आता है, अब आप कांग्रेस के हो, आपके हो, आप सीपीएम के हो, आप एक डिबेट में बैठकर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुनकर आए थे, 950 साल जेल में बिताए थे, उनके खिलाफ आप क्या सुन सकते हैं? क्या आप ये सुन सकते हैं वो तलवे चाटता था, वो लव लेटर? ये कौन सी भाषा है? ये कोई पार्टी की बात नहीं है, ये किसी व्यक्ति की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपको दिखाता है कि इनको ना इतिहास की समझ है, ना शायद हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को ही समझते हैं। ये एक बड़े इनके चर्चित प्रवक्ता हैं जिनसे हम और आप काफी उलझते हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो एक दिन बात में कहेंगे 4-5 दिन जेल गया था। मैंने कहा भैया इतिहास तो पढ़ लो, थोड़ा बहुत तो इतिहास पढ़ के आओ। तो कहीं पर आपको लगता है कि इतना झूठ ये बोलते हैं, लेकिन ये डरते हैं। ये मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं, ये डरते हैं। आप इनके खिलाफ, आप इनको तथ्य से समझाने की कोशिश करने लगे, दुबकने लगते हैं, नहीं नहीं ये नहीं ये है, क्योंकि इनको तथ्य आते ही नहीं है। इनसे आंकड़ों से बात करने लगी, ये भागते हैं। मैं छोटी सी बात कहती हूँ, ये राहुल गांधी को इन्होंने क्या नहीं कहा। राहुल गांधी से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, यहाँ पर बैठे हुए बहुत लोगों के हो सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं, वही लोकतंत्र है। लेकिन राहुल गांधी को इतना कहने के बावजूद भी आप राहुल गांधी को क्यों इतना सीरियसली लेते हैं? क्योंकि वो आपको घेरते हैं। आप हम लोगों से क्यों लजते हैं? क्योंकि हम आपको घेरते हैं। आप हर डिबेट में इतिहास लाते हैं, आप हर डिबेट में 62 लाते हैं। अरे 1962 की बात करते हैं तो 71 की भी बात करिए। और आप सेना का मनोबल बढ़ाने की बात करते हैं, आपसे सेना का मनोबल गिराया किसी ने नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो डिस्टॉर्टेड पिक्चर, एक पिक्चर ही खत्म कर देनी है इतिहास की, ये बहुत डेंजरस है लोकतंत्र के लिए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे बच्चे हैं और जिस उम्र के बच्चे हैं, उनकी जो जनरेशन है वो इतिहास के बारे में, नेहरू जी के बारे में, चीन और हमारी वॉर के बारे में सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक से ही समझ रही है। और आप समझ सकते हैं कि वो कितना भ्रमित करने वाला और कितना जिसको कहते हैं बहुत ही डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आवाज उठानी जरूरी है, जिससे कि वो सत्य ना साबित हो जाए। मैं एक बात ऐड कर दूं। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। नाम से एक राजीव श्रीवास्तव हम लोग के साथ था, वकील हो गया था बड़ा। वो हरदम झूठ बोलता था, मतलब उससे कहीं कहां से आ रहा तो उसमें भी झूठ बोलेगा। अब इस सरकार का मुझे पता नहीं लगता है,
1971 में जैसे ये था ना कि नेहरू जी जेल गए तो भाई मुझे भी बताना है कहीं मैं जेल गया, लोहिया जी जेल गए तो मैं कैसे बताऊं। 1971 में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं जेल गया था क्योंकि मैंने विरोध किया था, मैंने अब वो बांग्लादेश नहीं, जब देश की गवर्नमेंट बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ी है तो किसको जेल भेजेगी वो? लेकिन ये कहते काहे के लिए जेल भेजेगी? नहीं, इनको क्यों जेल भेजेगी वो? लेकिन ये जाके बांग्लादेश में ये बात कहते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। बांग्लादेश में ये बात कहते हैं। इन्होंने सिकंदर को बिहार पहुंचा दिया, बोले सिकंदर जब बिहार में आया था तो बिहारियों ने मार के भगाया था। तो हिस्ट्री अपने हिसाब से लिखते हैं लोग। संत कबीर और बाबा गोरखनाथ और गुरु नानक देव जी की मीटिंग करा देते हैं ये, नाले की गैस से चाय बनवा देते हैं ये, और मौसम खराब होने पे रडार में नहीं आता है ये इनका अपना। तो ये अजीब किस्म के लोग हैं, ये अपने हिसाब से इनको। और जो आजादी के आंदोलन की बात अभी सुप्रिया जी ने कहा, भाई जिन लोगों ने आजादी के आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लिया, जिनकी हिस्ट्री ये है कि उन्होंने चिट्ठी लिख के दिया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जो उस समय फजलुल हक की गवर्नमेंट में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल, 42 के आंदोलन को कुचलने के लिए बाकायदा उन्होंने चिट्ठी लिख के दिया है। ये तो एक लिखित सत्य है ना, इतिहास का लिखित सत्य है। मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी। तो मैंने एक बार पार्लियामेंट में बस 30 सेकेंड, मैंने एक बार पार्लियामेंट में बोल दिया कि अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग, तो बीजेपी वाले चिल्लाने लगे। मैंने कहा अंग्रेजों की दलाली करने वाले लोग, तो फिर चिल्लाने लगे। तो मैंने कहा मान्यवर, मुझे बहुत आश्चर्य है कि मैं कह रहा हूं अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग और चिल्ला भाजपा ही रहे हैं। तो कुल मिला के वो इस बात को जानते हैं कि आजादी के आंदोलन का एक दाग, एक धब्बा उनके ऊपर है कि उन्होंने बाकायदा अंग्रेजों का साथ दिया है। तो इसलिए वो कभी भी जब ऐसा मौका आता है, वो कोशिश करते हैं अपने आप को राष्ट्रवादी बनने के लिए। उन्होंने गांधी जी को अडॉप्ट कर लिया, जिसका कोई लेना देना, मतलब मैंने गांधी जी की पुण्यतिथि पे मैंने कहा कि भाई जिन लोगों ने गांधी जी की हत्या की, उस विचार को भी मारने की जरूरत है। उस पर कोई बीजेपी का नेता जवाब नहीं दे पाया, कोई आरएसएस का नेता जवाब नहीं दे पाया। ये उस विचार को भी जिंदा रखना चाहते हैं और अपना चेहरा साफ दिखाने के लिए कभी गांधी जी के पीछे खड़े हो जाएंगे, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पीछे खड़े हो जाएंगे, शहीद आजम भगत सिंह से कोई लेना देना दूर दूर तक इनका नहीं, कभी उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी सेकुलरिज्म और जिनकी स्पष्टता बिल्कुल साफ तौर पे ये थी कि भाई वो देश को हिंदू मुस्लिम एकता के तौर पे आगे ले जाना चाहते थे, उनके पीछे खड़े हो जाएंगे। तो मुझे तो लगता है कि कई प्रकार के झूठ के आवरण इन्होंने ओढ़ रखे हैं, और उसको धीरे धीरे जब तक उधेड़ा नहीं जाएगा तब तक जो है। और एक समय था जब बड़ी जमात थी इस देश में इनके इस सच को लोगों के बीच में पहुंचाने की। आज शायद उसको सोशल मीडिया के इस प्रकोप ने ढांक दिया है, तोप दिया है, क्योंकि मतलब सबको यही समझ में आता है कि सबसे बड़े राष्ट्रवादी और देशभक्त यही लोग हैं। ऐसा इन्होंने माहौल बना दिया है, नई जनरेशन को उतना कुछ ज्यादा पता भी नहीं है। सुभाषिनी जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रही थी, जो आपने बात शुरू की चुनाव और डेमोक्रेसी, तो एक बात है कि चुनाव और डेमोक्रेसी में रूल ऑफ द मेजॉरिटी का बहुत महत्व है, लेकिन तमाम लोगों ने इसके बारे में संकेत भी दिए हैं कि मेजॉरिटेरियनिज्म भी एक बहुत खतरनाक चीज है। मतलब अगर आप अपना बहुमत एक बार स्थापित कर लेते हैं और फिर उस बहुमत के जरिए ही आप प्रजातंत्र को समाप्त करने का काम करते हैं, तो ये भी एक ऐसी बात है जिसके बारे में हम लोग सबको बहुत आगाह रहना चाहिए। मतलब ये होता है कि भाई जीत गए तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये जो मेजॉरिटेरियनिज्म है, और आज मैं आपको बताऊं भारतीय जनता पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इस देश में तरह तरह की मेजॉरिटेरियनिज्म को ही बढ़ाने का जो वो काम कर रहे हैं। एक तो जो उनकी अपनी ब्रूट मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में और उत्तर प्रदेश के विधानसभा में, लेकिन इसके साथ साथ वो जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार एक दुष्प्रचार के माध्यम से बहुसंख्यक समाज को चाहे थोड़ी ही देर के लिए एकताबद्ध कर लेते हैं अपने पीछे, ये भी हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो
जो अपने पीछे खड़ा करने का काम है, उसकी आड़ में फिर वो प्रजातांत्रिक संस्थानों पर हमला करते हैं और उनको खोखला बनाते हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए पिछले 5 साल में क्या हो रहा है, और दिल्ली की केंद्र सरकार पिछले 7 साल में क्या कर रही है, तो लगातार आपको एक के बाद एक उदाहरण मिलेंगे कि उन्होंने इस तरह से अपनी मेजॉरिटी और मेजॉरिटेरियनिज्म और बहुसंख्यक की ताकत का इस्तेमाल डेमोक्रेसी को बहुत कमजोर करने के लिए किया है। आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है मुझे। मैं एक बात अपने दर्शकों को और बता दूं, एक नया, जैसे आपने भी सुभाषिनी जी कहा ना कि ब्रूट मेजॉरिटी, 1984 में कांग्रेस की पहले राउंड जब 514 सीटें हुई थी, 404 और 10 और सीट, 414 सीट की ब्रूट मेजॉरिटी थी। मैं एक बात और बता दूं, एक जनरल नैरेटिव है कि हम कांग्रेस का सफाया कर देंगे। मैं कोई कांग्रेस के नुमाइंदे के तौर पे नहीं, हम सब लोग जब बड़े हुए तो कांग्रेस के सबसे बड़े क्रिटिक हम लोग थे। 68 में इस देश में 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें थीं। ठीक, तो ये याद रखना, ये एक नया बन गया है ना कि हम आए और हमने कांग्रेस को, तो कांग्रेस को तो मेरे कुछ गांव के लोग ये कहते हैं कि कौन सी ग्रास है, ऑस्ट्रेलियन ग्रास है, कि वो जब पानी आनी पड़ेगा वो अपना हाँ वो अपने आप पनप जाएगी, क्योंकि उसको आप निकाल नहीं सकते हैं। मैं एक दूसरी बात कह रहा था संजय भाई साहब, मैं आपसे और सुप्रिया से भी समझना चाहूंगा, ये अटल जी ने अपने हवाले से कहा है कि जब 62 की वॉर के बाद वो पार्लियामेंट में बोले और उन्होंने नेहरू के ऊपर हमला किया, मतलब भाषण में हमला किया। संदीप जी भी जुड़ गए आपके साथ। ओह हाँ। तो संदीप, हाँ नहीं मैं सुन रहा हूँ आप लोग बोलते थे। जब उन्होंने हमला किया तो ये अटल जी के हवाले से है कि जवाहरलाल नेहरू ने उनसे शाम को मिले और कहा कि बहुत अच्छा बोले, और आगे अटल जी खुद कहते हैं, उन्होंने कहा आगे जाके बहुत तरक्की करोगे। आज की तारीख में विपक्ष का मतलब आप दुश्मन है मेरे, आपका भाई, आपकी बहन, आपका चाचा, आपका नाना, आपका मामा, आपकी बीवी, मतलब सब मेरे उस रडार पे आ जा रहे हैं। मैं उसको किसी तरह से आपको नेस्तानुभूत कर देना है, ये भी एक बहुत खतरनाक प्रक्रिया हुई है संजय जी। इसमें मैं थोड़ा अलग बोलूंगा आपसे। बहुत सारे ऐसे बीजेपी के भी सांसद हैं जो अंदर से कुंठित रहते हैं और वो इन सब चीजों को देख के खुश नहीं होते, खास तौर से उस दौर के लोग जो पुरानी राजनीति को जिन्होंने देखा है, जिन्होंने उस राजनीति को जिया है। तो पर्सनल लेवल पे जब हम लोग कभी सरकार के खिलाफ हमलावर होते हैं अपनी भाषा से या पार्लियामेंट के अंदर कुछ बोलते हैं, तो एकांत में मिलके और लॉबी में आके वो बधाई देते हैं, कहते नहीं बहुत अच्छा बोला आपने। लेकिन अब गवर्नमेंट की जहां बात है तो गवर्नमेंट में जो लोग हैं वो तो पूरा दुश्मनी निभाते हैं, लेकिन बहुत सारे बीजेपी में भी ऐसे एमपी हैं जो अंदर से दुखी हैं इनकी कार्रवाइयों को लेके, लेकिन अब पार्टी की अपनी एक मजबूरी होती है, वो बाहर जाके तो कुछ बोल सकते नहीं है। बातचीत में, मुलाकात में वो तारीफ जरूर करते हैं कि नहीं ठीक है, आप लोग बहुत सही कर रहे हैं। तो ये एक चीज रहता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगी, हाँ, नेतृत्व बिल्कुल खिलाफ रहता है इसमें। मैं नेतृत्व वाली बात से 100% सहमत हूं कि वो तो आपको जितने ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं उसकी वो पूरी कोशिश करते हैं अपनी ओर से। अब आप लड़के सफल हो जाइए, वो आपकी हिम्मत की बात है, बाकी आप इनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते। जैसे मैं समझता हूं कि जो हम लोगों का निलंबन हुआ उसमें राम गोपाल यादव जी जैसे सीनियर एमपी, शरद पवार जी, तमाम पार्लियामेंट के मेंबर्स चेयर से मांग करते रहे कि भाई आप इन लोगों का निलंबन वापस लीजिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठीक है, सरकार का निर्देश था तो चेयर भी क्या करेगी, वो भी मजबूर थी, तो हम लोगों का निलंबन जारी रखा गया और फिर पार्लियामेंट स्थगित हो गई। तो हैं कुछ लोग जरूर हैं, ऐसे लोग हैं जो अभी उस पीढ़ी के लोग हैं जो चाहते हैं कि नहीं, सरकार के खिलाफ बोलने वाली आवाजें रहें। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें।
आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।